हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जियोग्राफी के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी का एक टॉपिक। ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के अंतर्गत 3 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है थ्योरीज ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन, जिसके अंतर्गत एडवर्ड उलमैन और एमी हर्स्ट की थ्योरी या मॉडल दिया हुआ है। उसके बाद स्पेशियल फ्लो मॉडल्स दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत ग्रेविटी मॉडल और उसके वेरिएंट्स को पढ़ना होता है। तो जिसमें ग्रेविटी मॉडल, पोटेंशियल मॉडल, डिटेल मॉडल पढ़ा जाता है। साथ ही ग्रेविटी मॉडल का ही एक एक्सटेंशन डेस्टिनेशन चॉइस मॉडल भी पढ़ा जाता है। और तीसरा टॉपिक है जो कि ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के अंतर्गत है, वो है मेजर्स एंड इंडेक्सेस ऑफ कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन में आज हम पढ़ेंगे वो एडवर्ड उलमैन का मॉडल पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम एमी हर्स्ट का पढ़ेंगे। स्पेशल फ्लो मॉडल है, उसका एक वीडियो बनेगा और कुछ वीडियो है वो कि मेजर्स और इंडेक्सेस के ऊपर बनाए जाएंगे। तो आप अंत तक यह वीडियो देखें और अपना फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं ये स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचा सकूं। साथ ही मैंने यूजीसी नेट के जियोग्राफी के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। उसकी वैलिडिटी मैंने 8 महीने रखी है, ताकि आप जून के साथ साथ दिसंबर का भी एग्ज़ाम आसानी से दे सको। और जो टेस्ट सीरीज है वो बाइलिंगुअल रखी है, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उनके उत्तर है वो भी मानक रखे गए हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। तो हम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन, जो कि एडवर्ड लुईस उलमैन ने दी थी। और इस थ्योरी को एडवर्ड उलमैन का मॉडल ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन भी कहते हैं। साथ ही एडवर्ड उलमैन का प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन भी कहते हैं। और साथ ही एडवर्ड उलमैन का ट्रायड ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन भी कहते हैं। ट्रायड मतलब 3 बातें, जैसे कि ट्रायो ऑफ डेविस था, त्रिकट था डेविस का, वैसे ही इसकी 3 शर्तें हैं, 3 कंडीशन है जो कि स्पेशियल इंटरेक्शन के लिए अनिवार्य होती है। तो इन्होंने 3 बातें बताई थी, एक कॉम्प्लीमेंटरिटी, दूसरा इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी और तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी। तो ये 3 शर्तें, संपूरकता, अंतरालेख अवसर और स्थानांतरणिता, तो ये 3 शर्तें होती है वो स्पेशल इंटरेक्शन के लिए जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ड उलमैन की। तो ये एडवर्ड उलमैन वही उलमैन है जो कि जिन्होंने हैरिस के साथ मिलकर 1945 के अंतर्गत मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी दिया था, जो कि अर्बन मॉर्फोलॉजी से संबंधित था। एडवर्ड उलमैन ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी के काफ़ी स्पेशलिस्ट थे। ये शिकागो स्कूल से पले बढ़े थे, यूएस जियोग्राफर थे। तो इन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट के रूप में भी जो सैन्य सेवाएं दी थी। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जियोग्राफर का क्या स्कोप हो सकता है। अब बात करते हैं मॉडल की। तो इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले स्पेशियल इंटरेक्शन क्या है, यानी कि इसका अगर हिंदी करें तो स्थानिक अंतःक्रियाएं। स्थानिक स्थान से संबंधित है, तो स्थानों के मध्य जो अंतःक्रियाएं होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उसके लिए टर्म दी गई स्पेशियल इंटरेक्शन। इसको यूं कह सकते हैं कि ये एक डायनेमिक फ्लो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर, इसका अनुवाद के रूप में कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो थ्योरी है वो कब दी गई थी। तो ये दी गई थी 1956 में, जो इनका रिसर्च पेपर था द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड बेसिस फॉर इंटरेक्शन। जो बेसिस, जो आधारभूत बातें बताई गई थी, वो 3 बातें बताई गई थी इस रिसर्च पेपर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली कंडीशन की। पहली कंडीशन है कॉम्प्लीमेंटरिटी, यानी कि संपूरकता। कोई भी 2 स्थानों के मध्य स्पेशियल इंटरेक्शन कब घटित होगा, जब उनके बीच में संपूरकता होगी, वो एक दूसरे के पूरक होंगे। जैसे कोई एक सिटी रीजन है और उसके आसपास का पेरिफेरी रीजन है। तो सिटी एरिया में क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो मिल्क की वहाँ क्या होती है, वहाँ होती है डिमांड, और वहाँ पे मिल्क की कमी भी है, डेफिसिट भी है। और आसपास के एरिया में क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मिल्क का सरप्लस होता है, मिल्क की अधिकता होती है।
वही जो मिल्क की अधिकता है वो सप्लाई का काम करती है किसके लिए, उस सिटी रीजन के लिए। तो एक तरह से सिटी रीजन और उसके आसपास का जो पेरीफेरी रीजन है वो एक दूसरे के समपूरक है, वो एक दूसरे के पूरक है, यानी कि अर्थात वो समपूरक है। तो यही समपूरकता ही स्पेशल इंटरेक्शन को करने के लिए आवश्यक होती है। अगर कोई डिमांड नहीं है तो सप्लाई का कोई औचित्य नहीं है, और सप्लाई नहीं है तो डिमांड का कोई औचित्य नहीं है, यानी कि एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। इसी प्रकार कहीं पे लेबर फोर्स की आवश्यकता है और कहीं पे लेबर फोर्स ज़्यादा है, तो जहाँ पे लेबर की अधिकता होती है वहाँ से लेबर की जहाँ कमी है वहाँ पे क्या होता है, लेबर का एक तरह से कम्यूटेशंस होता है। आप देखते हो कि बाहर से श्रमिक, सिटी रीजन से बाहर से श्रमिक आते हैं और सिटी की सेवाएं अक्सर वो डेली कम्यूट करते हुए सिटी को लेबर फोर्स की सुविधाएं देते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन में भी यही होता है, इंडस्ट्रियल रीजन और नॉन इंडस्ट्रियल रीजन में। नॉन इंडस्ट्रियल रीजन से क्या है, लेबर आते हैं और इंडस्ट्रियल रीजन को सेवाएं देते हैं। तो इस प्रकार ये जो दोनों रीजन होते हैं वो एक दूसरे के समपूरक होते हैं। तो इस प्रकार कॉम्प्लीमेंटरिटी ही स्पेशियल इंटरेक्शन को बढ़ावा देती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। आपने इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी जब माइग्रेशन के मॉडल पढ़ते हैं तो लगभग 1940s में स्टॉपर ने इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी दिया था। उन्होंने जैसे कहा था कि भाई इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी अगर बीच में होगी तो डेस्टिनेशन पे जो माइग्रेंट है वो नहीं जाएंगे, वो इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी की ओर आकर्षित होंगे। उसी प्रकार स्पेशल इंटरेक्शन में भी कहा गया है कि अगर कोई ए स्थान से बी स्थान की ओर स्पेशल इंटरेक्शन घटित हो रहा है तो बीच में कोई एक तीसरा अंतरालयिक अवसर आ जाए, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो क्या है, ए से सी की ओर भी, सी नज़दीक है तो यहाँ पे भी क्या है, स्पेशल इंटरेक्शन घटित होगा। तो जो स्पेशल इंटरेक्शन बी की ओर घटित हो रहा था उसमें से कुछ मात्रा में सी की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, और कभी कभी हो सकता है यहाँ डिमांड ज़्यादा हो तो बी की ओर ना होके सारा का सारा सी की ओर स्पेशल इंटरेक्शन घटित हो सकता है। इसी प्रकार हो सकता है सी बी के नज़दीक है तो बी की सारी डिमांड है वो सी पूर्ति कर दे, तो ए और बी के मध्य कोई स्पेशल इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, स्पेशल इंटरेक्शन को कम करती है। तो लैक ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी क्या होगी, वो स्पेशल इंटरेक्शन को बढ़ाएगी। अगर इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो दो स्थानों के मध्य स्पेशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। इसी प्रकार इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि अगर 4 जगह है ए, बी, सी और डी, तो इन 4 स्थानों के मध्य इन्होंने बताया कि ए स्थान पे कोई टिम्बर की मील है, कोई लकड़ी की मील लगी हुई है, और अब लकड़ी की मील लगी है तो उसको रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, आसपास से जहाँ टिम्बर हो रहा है। तो टिम्बर का प्रोडक्शन आसपास जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ से हो रहा है, तो उसके लिए रेल लाइन बिछेगी और बी स्थान से ए स्थान की ओर क्या होगा, टिम्बर की सप्लाई होगी। पर कुछ समय बाद यहाँ पे बी स्थान पे क्या है, फॉरेस्ट का एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा, टिम्बर खत्म हो जाएगी, तो यही रेल लाइन आगे विस्तारित हो जाएगी और सी स्थान से अब टिम्बर की सप्लाई होगी। फिर सी स्थान पर भी लकड़ी खत्म हो जाएगी, टिम्बर खत्म हो जाएगी, तो कहाँ से सप्लाई होगी, डी स्थान से। तो इस प्रकार जो ये बी और सी अंतरालयिक अवसर थे, इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी थी, इन्होंने क्या रास्ता तैयार किया डी के लिए। ए और डी के मध्य स्पेशल इंटरेक्शन के लिए इन्होंने एक आधार का कार्य किया। तो स्पेशल इंटरेक्शन कभी कभी दो स्थानों के मध्य, वरना तो सीधी ये रेल लाइन नहीं बचती क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा आता, पर ये धीरे धीरे बढ़ी तो ए और डी के मध्य स्पेशल इंटरेक्शन बढ़ गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ट्रांसफरेबिलिटी, स्थानांतरणीयता या स्थानांतरणशीलता कह सकते हो। तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो कि भाई ट्रांसफरेबिलिटी की बीच में कोई लिंक होना चाहिए। अगर संपूरकता भी है, अंतरालिक अवसर भी है, पर लिंक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रोड ही नहीं है जाने के लिए, कोई रास्ता ही नहीं है, तो आप कैसे जा पाओगे। तो आपके पास लिंक होना चाहिए। दूसरा, डिस्टेंस, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे स्पेशल इंटरेक्शन क्या है, कम होता जाएगा। आप अपने नज़दीकी गांव या नज़दीकी शहर तक
जा सकते हो, पर बहुत कोई दूर शहर है या फिर विदेश है तो आप कम जाओगे। तो स्पेशल इंटरेक्शन जितना नज़दीक स्थान है वहाँ से ज़्यादा स्पेशल इंटरेक्शन होगा और दूर है वहाँ कम होगा। तो इस प्रकार डिस्टेंस डिके का नियम फॉलो होता है। दूरी के साथ जो स्पेशल इंटरेक्शन है वो कम होता जाता है। फिर दूसरा है टाइम। जिस स्थान पर टाइम ज़्यादा लगता है तो वहाँ स्पेशल इंटरेक्शन कम होगा, वहीं जिस स्थान पर जाने के लिए समय कम लगता है वहाँ पे स्पेशल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब जो ट्रांसफर में कितना व्यय आ रहा है, वो कुल लागत परिवहन व्यय कितना आ रहा है, उसको फ्रिक्शन ऑफ डिस्टेंस भी कहा जाता है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फ्रिक्शन ऑफ डिस्टेंस क्या है। तो फ्रिक्शन ऑफ डिस्टेंस जो ट्रांसफर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वही उसी को ही फ्रिक्शन ऑफ डिस्टेंस कहा जाता है। तो व्यय कम होगा तो स्पेशल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, ट्रांसफर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो स्पेशल इंटरेक्शन कम होगा। इसी प्रकार ट्रांसपोर्टेबिलिटी। तो ट्रांसपोर्टेबिलिटी में क्या है, वैल्यू आकी जाती है कि वैल्यू ऑफ गुड्स कैसा है। अगर वैल्यू ऑफ गुड्स अच्छा है, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ गुड्स है, जैसे कि कोई मोबाइल वगैरह, जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह है जो महंगे, तो वो महंगे वाले विदेशों से भी यहाँ तक आ पाते हैं। पर अगर आप कोई मकान वगैरह बना रहे हो तो अपना बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप अपने नज़दीक से ही लेके आओगे, विदेशों से न के बराबर लाया जाता है। तो हाई वैल्यू ऑफ गुड्स है वो तो दूर होता है, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होती है, तो इस वजह से वो दूर से भी आ सकता है, स्पेशल इंटरेक्शन होता है। पर लो वैल्यू ऑफ गुड्स होगा तो उसमें क्या होगा, स्पेशल इंटरेक्शन नज़दीक के स्थानों के ही होगा। इसके अलावा कुछ जो कन्वीनियंस है, सुविधा भी ध्यान में रखी जाती है। फिर मोड्स कैसा है, जल परिवहन है, रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है। अगर कोई लंबी दूरी से माल लेके मतलब लाया जा रहा है तो वो जल परिवहन के द्वारा आता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो फ्रिक्शन कम होता है तो लागत कम आती है, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम आती है जल परिवहन में। इन सारी बातों का निचोड़ जो निकाला जाता है वो 3 बातों में निकाला जाता है ट्रांसफरेबिलिटी का। पहला तो है कैरेक्टरिस्टिक एंड वैल्यू ऑफ ए कॉमोडिटी या प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट या कॉमोडिटी है उसकी क्या है विशेषता, वो कैसा, उसकी कैसा है। अगर वो बहुत बड़ा है तो आप मान लो आपकी कोई छोटी गाड़ी है तो उसमें नहीं जाएगा, या फिर कोई दूध वगैरह पेरिसेबल प्रोडक्ट है तो लंबी दूरी तक नहीं जाएगा, जल्दी खराब हो रहा है। उसकी वैल्यू क्या है, उसका मूल्य भी इम्पोर्टेंट है। मूल्य कम मूल्य वाली चीज़ है तो वो नज़दीक तक ही जाएगी, ज़्यादा मूल्य वाली दूर तक जा सकती है। फिर है डिस्टेंस। जो दूरी है वो 2 तरीके से मापी जाती है। एक तो दूरी मापी जाती है समय के संदर्भ में, कितना समय लग रहा है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के संदर्भ में, कितना व्यय आ रहा है डिस्टेंस में। ज़्यादा दूर जाने में डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको कितना मतलब पैसा लग रहा है आपका। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक एबिलिटी। कोई भी प्रोडक्ट या कॉमोडिटी का स्पेशल इंटरेक्शन तभी होगा जब कुछ प्रॉफिट हो। अगर बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं रहता है तो उसका स्पेशल इंटरेक्शन नहीं होगा, उसका गुड्स का ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसका परिवहन नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो 3 कंडीशन हैं ये बताई थी, ये दोनों एक दूसरे पे तीनों एक दूसरे पे अंतर्निर्भर भी है, इंटरडिपेंडेंट भी है। तो और ये तीनों कंडीशन होती है तभी क्या है स्पेशल इंटरेक्शन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए आवश्यक शर्तें ये 3 बताई थी, स्पेशल इंटरेक्शन के लिए ये 3 शर्तें बताई थी। अगले वीडियो में हम एमी हर्स्ट का स्पेशल इंटरेक्शन की थ्योरी या मॉडल पढ़ेंगे। साथ ही जो उलमैन का अब एक पेपर तो अपन ने देख लिया 1956 का, जिसमें उन्होंने कहा था ये। इसके बाद उन्होंने 1957 में जब अमेरिकन कॉमोडिटी फ्लो नाम का रिसर्च पेपर निकाला तो इसमें रेल एंड वाटर ट्रैफिक सिस्टम के बारे में जो इंटरेक्शन समझाया था। और फिर 1980 में इनका कार्य था जियोग्राफी एज स्पेशल इंटरेक्शन। तो आपको थ्योरी में इन 3 बातों के अलावा ये 3 जो रिसर्च वर्क है, जो उनके बुक्स वगैरह है, वो भी याद करनी है।
तो कभी कभी जैसे एमी हर्स्ट की जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोनों रिसर्च पेपर पूछे गए थे, एक किताब थी और एक रिसर्च पेपर था, वो पूछे गए थे। तो आपको थ्योरी कब दी, ये विद्वान कहाँ से थे, इसकी तीनों बातें, उसका कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया, और साथ ही जो इनका जो सोर्स है भाई, इनके पेपर वगैरह है, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। अब भाई एमी हर्स्ट वाली थ्योरी भी अपन क्यों पढ़ते हैं? तो वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो इन्होंने थ्योरी दी थी वो मेनली फिजिकल गुड्स के लिए थी, फिजिकल कॉमोडिटी वगैरह उनके लिए थी। जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके बारे में बताया। इन्होंने मनी के फ्लो के बारे में बहुत कम जानकारी दी, और साथ ही जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप तक पहुँच रहा है, तो ये भी एक तरह का स्पेशल इंटरेक्शन है। तो कम्युनिकेशन का, इन्फॉर्मेशन का, मनी का, इन सारे फ्लो के बारे में कम जानकारी यह दे पाया था जो मॉडल था वो। तो इसके लिए एमी हर्स्ट ने इसको और नया डायमेंशन दिया था, उसमें और भी नई चीज़ें उन्होंने जोड़ी थी। इस वजह से एमी हर्स्ट को भी हम स्पेशल इंटरेक्शन की थ्योरी में पढ़ते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो जियोग्राफी के ग्रुप वगैरह है उसमें, या जियोग्राफी के कोई फ्रेंड है तो उनको अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप तक अधिक से अधिक ऐसे वीडियो ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।